दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसएससी सीपीओ 2020 में आए हुए प्रश्नों को। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम डेट था 23/11/2020 से 26/11/2020 तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 2019 के क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 में जितने भी प्रश्न आए थे बायोलॉजी से, वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो जो 2019 में सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था वो 17/3 से 19/3 के बीच में हुआ था। उसके बाद 12/10 से 16/10 में के बीच में हुआ था, और फिर 19/10 से 21/10 के बीच में हुआ था, और 26/10/2020 तक, मतलब एक दिन और चला था 26/10/2020 को। ठीक है, इतना एग्ज़ाम डेट है। तो चलिए हम लोग आज इसी में जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न आए थे वो सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न में। और पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, मनुष्य की जो हृदय की अलिंद की दीवार होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्राव करती है। वह हार्मोन क्या है? ठीक है, वह हार्मोन क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं एडीएच हार्मोन, और फिर जो है एएनएफ, और जीआईएफ, और सीसीके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएनएफ। ठीक है, एएनएफ हार्मोन स्राव करती है। अब चलिए दूसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है संधिवात गठिया, जिसको आरए कहा जाता है, और त्वगठान्वित क्या है, त्वगकाठिन्य। ठीक है, त्वगकाठिन्य, जिसको स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है, और मधुमेह या डायबिटीज जिसको कहा जाता है, और बहुविध ऊतक दृढ़न जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज। अब चलिए अगला प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है? पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो देखिए कौन से हिस्से में, जैसे थाइलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और अनावृत बीजी है, और ब्रायोफाइटा है। तो देखिए थैलोफाइटा में जितने भी पौधे आते हैं उन सभी में जो है विभेदित काय नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? ऑप्शन है वायुनली, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, स्वर यंत्र जिसको लैरिंक्स कहा जाता है, श्वास नलिका जिसको ब्रांकाई कहा जाता है, और वायु कोशिका जिसको एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु कोशिका एल्वियोली। ठीक है, अब चलिए अगला पांचवा प्रश्न। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, पाइरूवेट, और डी ऑप्शन है इथेन। देखिए सभी जीवों के पोषण की प्रक्रिया में जो है पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 6 कार्बन अणु जो विखंडित होता है उसमें से 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। ठीक है, पाइरूवेट कहा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि, नेत्र विकार यानी मंद दृष्टि जिसको कहा जाता है लेजी आई के नाम से जाना जाता है? कौन सा नेत्र विकार जो है मंद दृष्टि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लेजी आई के नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा है प्रेसबायोपिया, और तीसरा जो है मायोपिया, और चौथा है एम्ब्लियोपिया। देखिए जो मंद दृष्टि जिसको लेजी आई कहा जाता है वो एम्ब्लियोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एम्ब्लियोपिया, इसको ऑप्शन देख सकते हैं डी, एम्ब्लियोपिया। अब चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं 7वां प्रश्न है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पाइथायराइड ग्रंथियां होती है। मतलब थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी जो है पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। अब देखिए जो थायराइड ग्रंथि के पीछे जो पाइथायराइड ग्रंथियां होती हैं, पैराथायराइड ग्रंथियां, उनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 होती है। अब चलिए दूसरा प्रश्न, 1930 में मानव एबीओ ए रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1930 में एबीओ रक्त समूह का जो एबीओ रक्त समूह का वर्णन जो किए थे, एबीओ रक्त समूह प्रणाली का, ठीक है, वो मतलब हम लोग का जो रक्त समूह क्या होता है, ए या ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ। ठीक है, तो इसको किसने जो है वर्णन किया था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जॉर्ज वाल्ड, और दूसरा है अल्बर्ट क्लाउड, तीसरा है कार्ल लैंडस्टेनर, और चौथा प्रश्न है रॉजर गुइलेमिन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया था कि रक्त समूह जो है एबीओ के रूप में होते हैं। अब जैसे देखिए ये आपको मैं एक रक्त समूह के बारे में बता देता हूँ कि रक्त कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जैसे देखिए पहला तो होता है ए, ठीक है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, और दूसरा होता है बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, तीसरा होता है ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ठीक है, और चौथा हो गया ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। ठीक है, ये 4 रक्त समूह हो गए। ठीक है, ये 4 रक्त समूह होते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा, कभी आपको काम आ सकता है। अब देखिए अगला है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही किसको कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी और ओ माइनस, ठीक है, ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। अब देखिए देखिए जो ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो मतलब यह रक्त समूह जो सभी के रक्त को ले सकता है। जैसे ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, वो क्या कर सकता है कि जितने भी और ब्लड ग्रुप हैं, जैसे ओ या जो है ए या बी जो भी है, उन सभी को यह ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, यह ब्लड ले सकता है उन सभी का ब्लड। और ओ पॉजिटिव जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओ पॉजिटिव सभी को ब्लड दे सकता है और ए बी पॉजिटिव सभी का ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों यानी आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचना पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है। छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है उसमें हजारों अंगुलियों जैसी मतलब संरचना होती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है लंप्स और बिनाइन, विली और मायोमॉस। देखिए उन सभी को विली कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विली कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला 11वां प्रश्न, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डॉट यहाँ पर डैश देख सकते हैं खाली जगह तक ही सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। तो जो क्लिनिक में थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री तक का तापमान प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 44 डिग्री और 48 डिग्री और फिर 46 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए यह केवल मानव के लिए बनाया गया है, तो इसलिए यह जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बताता है।
ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है, यानी हार्ट से गुर्दों तक कौन सी रक्त पहुंचाती है, कौन सा जो है रक्त पहुंचाता है। अब देखिए ऑप्शन है कि वृक्क शिरा, वेना कावा और कोरोनरी धमनी और वृक्क धमनी। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही, वृक्क धमनी। जैसे वृक्क धमनी जो होती है वो क्या करती है कि हार्ट से ब्लड को सभी जगह पर पहुंचाती है, ठीक है, सभी गुर्दों तक। समझ गए। अब चलिए अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा टीका यानी वैक्सीन है जिसे CSIR, ठीक है, CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसके टीकाकरण से जोहे रोग, ठीक है, जोहे रोग, जोहे रोग डिजीज, यानी जो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं जोहने जोहे डिजीज लिखा हुआ है, ठीक है, से संक्रमित होने वाले भेड़, बकरी, गाय और भैंस को रोग मुक्त करके उनके दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड वैक्सीनेटेड एनिमल्स, ठीक है, दीवा जिसको कहा जाता है, या जेडी वैक्सीन जिसको जेडी वैक्सीन कहा जाता है इंग्लिश में भी, और संक्रामक गोजातीय राइनो ट्रेचाइटिस, ठीक है, राइनो ट्रेचाइटिस वैक्सीन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फेक्शियस बोविन राइनोट्रेचेस्टिस और वैक्सीन। और चौथा ऑप्शन है कि पोर्सिन पार्वोवायरस वैक्सीन, ठीक है, पोर्सिन पार्वोवायरस वैक्सीन। अब देखिए इन चारों में से कौन सा वैक्सीन है जो कि जानवरों को दिया जाता है, जैसे गाय या जो भेड़ बकरी है भैंस है उन सभी को रोग मुक्त किया जाता है, ठीक है, कौन से रोग से, कौन से रोग से, जोहवे रोग से, ठीक है, जोहवे रोग जिसको कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जेडी वैक्सीन दिया जाता है उन लोगों को। जोहवे रोग को ठीक करने के लिए उन्हें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, जेडी वैक्सीन, ठीक है, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, CSIR द्वारा। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के समूह को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उनकी इस खोज की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती हैं और उनके साथ अनुकूलित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और फिर के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से वैज्ञानिकों का समूह है जो फिजियोलॉजी या जिसको मेडिसिन में यह खोज उन्होंने किया है कि कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती है, वह कौन सा वैज्ञानिकों का समूह है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए है कि जॉन बी गुडेनोफ और एम स्टैनली विटिंगहैम और अकीरा योशिनो, ठीक है, ये 3 वैज्ञानिकों का समूह है। और फ्रेजर अस्टोडॉट, जीन पियरे सावेज और बेन फेरिंगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि कीप थॉर्ने, रेनरविस और बैरी वेरिस, ठीक है, ये 3 लोगों का समूह है। अब चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डी, ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, विलियम जी कैलिन जूनियर और सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, ठीक है, ऐसे ऐसे विदेशी नाम है कि थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर यही होगा, ठीक है, विलियम जी कैलिन जूनियर और सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, ये तीनों वैज्ञानिकों का समूह था, ठीक है, जिन्होंने यह मतलब प्रूफ किया था कि कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन के कमी के प्रति
संवेदन प्रदर्शित करती है, ठीक है, संवेदन दिखाती है, अपनी संवेदना दिखाती है, ठीक है। अब 15वां प्रश्न है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं, ठीक है, मेसोफाइल सेल्स पाई जाती है। देखिए ऑप्शन है पत्ती, बीज और तना और जड़। देखिए मेसोफाइल कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पत्ती में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्ती में पाई जाती है। ये सभी CHSL 2019 के क्वेश्चंस हैं और ये जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि थायमिन की कमी से क्या होता है, डैश होता है। अब देखिए ऑप्शन है स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेटस और बेरीबेरी। देखिए इसका ऑप्शन जो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेरीबेरी, ठीक है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेरीबेरी, ठीक है। या विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। और ए की कमी से सॉरी डी की कमी से रिकेट्स। ये समझे। अब चलिए अगला प्रश्न, 17वां कि ल्यूकोपेनिया डैश है, ल्यूकोपेनिया क्या है। देखिए ऑप्शन है कि लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, दूसरा ऑप्शन है कि लाल रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, और चौथा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि। देखिए ल्यूकोपेनिया जो है वो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, WBC में असामान्य कमी हो जाता है तो उसको ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ठीक है। यानी WBC में कमी हो जाता है, अनलिमिटेड कमी हो जाता है, उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया, ठीक है। अब चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनानास एक डैश पौधा है। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, अनानास एक पौधा है। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि समुद्रभिद और आर्द्रतोद्भिद और फिर जलोद्भिद और फिर मरुद्भिद। अब देखिए इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट और हाइड्रोफाइट और जेरोफाइट, ठीक है। तो देखिए ये जो अनानास पौधा है वो है जेरोफाइट, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेरोफाइट, जिसको हिंदी में कह सकते हैं मरुद्भिद, ठीक है। मरुद्भिद हिंदी में कहा जाता है, लेकिन अक्सर जो बायोलॉजी में ये सब हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता है, तो इसलिए डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं जेरोफाइट, ठीक है, कौन सा, जेरोफाइट। अब 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं खाली जगह की प्रक्रिया पूरा होती है। अब देखिए स्वपोषी की जो कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं कहाँ से पूरा होती है भाई, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि जैव संश्लेषण, प्रकाश स्वपोषी, और सी है प्रकाश संश्लेषण, और डी है शीत निष्क्रियता। अब देखिए जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनकी आवश्यकता कहाँ से पूरा होती है, किस चीज़ से पूरा होती है, कौन सी प्रक्रिया से पूरा होती है। तो पौधों में कौन सी प्रक्रिया से उनको भोजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन मिलता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उन्हें भोजन मिलता है, उनकी ऊर्जा और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा होती है। अब चलिए अगला 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन में से वह कौन सा विटामिन है, ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। अब देखिए इनमें से कौन सा सही होगा भाई, तो विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है। लेमन में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, लेमन को हम लोग घोरते हैं पानी में, घुल जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी घुलनशील होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, 21वां प्रश्न, खाली जगह वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। ऑप्शन है मूत्र मार्ग जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है, मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर कहा जाता है, महाधमनी जिसको ऑर्टा कहा जाता है, रंध्र संकोचक पेशी जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है। अब देखिए
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी क्या कर रही है कि वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कसाव, जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, कसाव बाल जैसी संरचना यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं। देखिए फ्लैजिला है जो कसाव, ठीक है, जिसको कहा जाता है, वो बाल जैसी संरचना होती है, लेकिन वह किसी जीव में जो है चालन चालन के रूप में मतलब उपयोग होती है। जैसे पैर के रूप में उसके उपयोग होती है, तो वह कौन सा जीव है भाई? तो देखिए ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु और अमीबा और पैरामीशियम। तो देखिए जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनमें जो कसाव जो है वो चालक उपांगों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और कसाव क्या होती है? बाल जैसी संरचना होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? ऑप्शन है 5, और दूसरा ऑप्शन है 8, और तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 7। ठीक है, तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में जो है कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो टोटली 8 जो है 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन ए बी जो है B1 B2 B3 ऐसे करके B6 B12 तक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में और नहीं होते हैं। तो टोटली 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में। इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि 24वां प्रश्न में आएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ऑप्शन है चेचक, रेबीज, एड्स और कालाजार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाजार। ठीक है, कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होती है। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैंकों और तालाबों में जो मछली प्रजनन किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है विटीकल्चर, हीरो कल्चर, सॉरी होरी कल्चर, और पीसी कल्चर और एग्रीकल्चर। तो उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, मछलियों के उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अब चलिए अगला, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? जो सर्दी सामान्य होता है और इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, वो कौन सा सूक्ष्मजीव उसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है विषाणु वायरस, जिसको कहा जाता है प्रोटोजोआ, और जीवाणु और कवक। अब देखिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा वायरस। ठीक है, वायरस से ये सभी होता है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27। ठीक है, तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है पौधों में? तो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, चौथा है स्टार्च ग्रेन। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है, जिसको क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, सनलाइट ग्रहण करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न 28वां, किस संघ में, ठीक है, किस संघ में जीवों के संयुक्त यानी खंडों में जुड़े पैर होते हैं? ठीक है, किस संघ में जीवों के संयुक्त यानी खंडों में जुड़े हुए पैर होते हैं? जीवों के संयुक्त पैर होते हैं। मोलस्का, सूत्रकृमि, शूल चर्मी और संधिपाद। तो देखिए इसका ऐसे ही मतलब पता चल रहा है आपको कौन से संघ में हो सकते हैं। संधिपाद लिखा हुआ है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जिसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी से ही पता चल रहा है, संधि मतलब जुड़ा हुआ, पाद मतलब पैर। ठीक है, जुड़ा हुआ पैर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जीवों के संयुक्त यानी जुड़े हुए पैर किस संघ में होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चल रहा है संधिपाद। अब चलिए अगला प्रश्न, अ, अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो ऑप्शन है कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा।
देखिए, इसका जो प्रोक्रिएटिव कोशिकाएं जो है वो किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोनेरा में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी मोनेरा में पाई जाती हैं। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो ऑप्शन है एनिलिड्स, दूसरा है सूत्रकृमि, तीसरा है मोलस्का, चौथा है पक्षी। देखिए मोलस्का जो होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग में क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मनुष्यों में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र, और मोलस्का में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखिए अगला 31वां, प्रोटीन्स कितने अमीनो एडिस सॉरी प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ऑप्शन है 5, 15, 20 या 10। तो देखिए जो प्रोटीन होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है, वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों यानी पौधों को विभाजित किया जाता है। देखिए पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है, तो चलिए कितने वर्गों में, तो यहाँ पर बताना है आपको। ऑप्शन है एनिलिडा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये पहला समूह हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि मोलस्का, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दो हुए। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और चौथा ऑप्शन क्या है, आर्थ्रोपोडा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ग समूह सही है। देखिए पौधों को विभाजित कौन से वर्ग में किया जाता है, ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला देखिए 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, मतलब उसमें एक जो है गलत है। अब जैसे देखिए इसमें आर्थ्रोपोडा आ गया तो वो तो पौधा में नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है। ठीक है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ऑप्शन है त्वचा, मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशियां। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है वो उत्सर्जक अंग है। ठीक है, कुछ भी पसीना वगैरह निकलता है सब इसी से। ठीक है, गंध वगैरह जो भी है सब इसी से निकलता है, त्वचा से ही। अब चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, आहार नली जिसको कहा जाता है, कौन सा अंग यानी आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो आहार नल का भाग नहीं है। ऑप्शन है बृहदांत्र और मलाशय, दूसरा ऑप्शन है मुख गुहा और ग्रास नली, तीसरा ऑप्शन है यकृत और अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है अमाशय और आत्र। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, जो कि आहार नली का भाग नहीं है, मतलब आहार नली का भाग नहीं है ये। अब चलिए अगला, पाचन तंत्र का भाग तो सभी है। ठीक है, लेकिन आहार नली का भाग ये नहीं है, यकृत और अग्नाशय, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थित रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकॉकस, दूसरा ऑप्शन है कैलिफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है स्यूडोमोनास, चौथा ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलीफॉर्म। ठीक है, कॉलीफॉर्म। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं 36वां, सीनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, सीनो आर्ट्रियल नोड में यानी डैश जगह में स्थित होता है, सीनो आर्ट्रियल किस में स्थित होता है, तो देखिए ऑप्शन है मूत्राशय, अमाशय, मस्तिष्क और हृदय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हृदय। ठीक है, सीनो आर्ट्रियल नोड कहाँ पर होता है, हृदय में होता है। अगला क्या कह रहा है, अवसाद एक खाली जगह विकार है। अवसाद एक कौन सा विकार है भाई, किसका विकार है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है
सोमैट्रोफॉर्म, दूसरा है विसंबंधकारी जिसको डिसोसिएटिव कहा जा सकता है इंग्लिश में, और तीसरा मनोभाजित जिसको सिजोफ्रेनिक कहा जाता है, और डी है मनोदशा जिसको मूड संबंधी मतलब मनोदशा संबंधी जिसको मनोदशा क्या कहते हैं, मूड हम लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे मूड ऑफ हो गया, ये सभी। तो इसका देखिए अवसाद क्या है, एक मनोदशा संबंधी है, ठीक है, मनोदशा संबंधी विकार है, मतलब मन से संबंधित विकार है। अब अगला अगला क्या कह रहा है, खाली जगह, ठीक है, पहले ही खाली जगह दे दिया। खाली जगह में हरकत एक पेशीय पाद मस्कुलर फुट जिसको कहा जाता है की सहायता से होती है, मतलब किसमें हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। तो चलिए अ, पहला क्या है ऑप्शन, समुद्री अर्चिन, दूसरा है केचुआ, तीसरा है घोंघे, और चौथा है जेलीफिश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोंघे। घोंघे में पेशीय पाद पाया जाता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, उसी की सहायता से इस यह मतलब चलता है। अब देखिए अगला अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। एक कोशिकीय कौन सा नहीं है भाई, अमीबा एक कोशिकीय है, स्पाइरोगैरा जो एक कोशिकीय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक कोशिकीय नहीं है। और जो प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा एक कोशिकीय नहीं है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो ऑप्शन क्या है, मिक्सो वायरस, रूबेला वायरस, वेरिसेला वायरस और पोलियो वायरस। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मिक्सो वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, मिक्सो वायरस रोग, मिक्सो वायरस से होता है, ठीक है, मिक्सो वायरस से होता है। अगला प्रश्न और 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक, ठीक है, जिसको सेल ऑर्गनलेस कहा जाता है, पुटिकाओं जिसको वेसिकल्स के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है, मतलब कौन सा कोशिका अंग है जो पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। अगला ऑप्शन क्या है, गोल्जी का है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं गोल्जी का है जिसको इंग्लिश में गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है, तीसरा है लवक जिसको प्लास्टिड्स कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन है सूत्रकणिका, ठीक है, सूत्रकणिका जिसको मीटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंग्लिश में आपने सुना होगा ये जो है कोशिकाओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, उसी को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। हालांकि हिंदी का यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो है कभी कभी इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी कॉय, ठीक है, गोल्जी कॉय। अब चलिए अगला, यहाँ पर आगे अगले वीडियो में हम ये देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के प्रश्न, ठीक है, एग्जाम डेट जिसका है 3/3/2020 से 9/3/2020। एक्चुअली एक ही वीडियो में नहीं बना रहा हूँ सब, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो जो है अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, और एक ही दिन में सब कुछ जो है आपके माइंड में भी नहीं जाएगा, तो इसलिए डेली डेली करके थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक एग्जाम के बारे में इस तरह से आपको बताता रहूँगा, तो आपको भी याद होता जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में आप लोग पूरा देखिएगा तो क्या होगा कि कुछ याद भी नहीं होगा, और देखने के लिए तो देख लीजिएगा लेकिन कुछ याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग सॉरी अगला क्लास हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 पर, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 3/3/2020 से 9/3/2020 के बीच में हुआ था एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मिलेंगे हम लोग तीसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।